भारत में मुसलसल 5वें रोज 3 लाख से जायद केसेस। कोरोना ने 5 रोज में 17 लाख से जायद मरीज कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना का जो आंकड़ा है वो 3,46,700। Now registered over 3,14,000 new cases is the highest ever registered anywhere in the world. सबसे बड़ी एहतियात, जब ये मास्क पहन लेते हैं तो आधा मसला इधर हल हो जाता है। और जब भी आप अंदर, तो ख़ास तौर पर कमरों में जब बैठे, सबको मास्क पहनने की हिदायत। और अब हम इन्फोर्स करेंगे, यानी अब हम इसके ऊपर पूरी तरह जोर लगाएंगे। हमारी पुलिस और पुलिस की मदद करेगी पाकिस्तानी फौज। मुस्कुराता रहता हूँ, दुनिया से कहता हूँ, मिल जाएंगे मुझको ख्वाब भी। दिल को जिंदा रखता हूँ, खुशियों से भरता हूँ, इतना तो है खुद पे यकीन। 4 गुना ज्यादा बिजली बढ़ी है। दूध 1 लीटर दूध 25 रुपए का था, आज 75 रुपए का। ये आपका हक है कि ये नीचे करें पेट्रोल और डीजल की कीमत, उससे सब कुछ नीचे आ जाएगा। इसी तरह कर्जे लेते रहे, आखिर में ये मुल्क टूट जाएगा। आधा तबका, उसकी तनख्वाहें तो बढ़ नहीं रही, चीजें 4 गुना ज्यादा बढ़ रही। इमरान खान की वजह है नया पाकिस्तान। इसके इर्द गिर्द मेरी टीम बन रही है। जो लोग आ रहे हैं वो हमारी विजन पे आ रहे हैं। आज हमारा जो रुपए के ऊपर प्रेशर है वो सारा है ही इस वजह से कि हमारे बैरूनी मुल्क के कर्जे इतनी तेजी से बढ़े और उधर पहुंच गए हैं कि आज हमें मुश्किल सबसे ज्यादा पड़ी हुई है कि इनका हम कैसे ये वापस करें। घबराने की बात नहीं है। कोरोना वायरस की तबाहकारियों ने जहां एक जानिब इंसानियत को गमगीन कर दिया है, वहीं दूसरी जानिब मुमालिक की तरजीहात पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हमसाया मुल्क भारत में आए रोज ऑक्सीजन को तरसते उखड़ते सांसों के साथ कोरोना मरीज निजाम सेहत में इनकलाब की हसरत लिए जहाने फानी से कूच कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में भी कोरोना का फैलाव और अमवात एक हैबतनाक मुस्तकबिल की मंजर कशी कर रहे हैं। अस्पतालों पर बढ़ता बोझ और हमारी लापरवाही कहीं हमें भी कफे अफसोस मिलने पर मजबूर न कर दे। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान सियासी तब्दीली की जदोजहद के 25 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद देते हैं और गुज़श्ता 2.5 साल की कारकर्दगी पर फख्र करते हुए आने वाले सालों में इसी जज्बे से खिदमत के सफर को बढ़ाने का अहद भी करते हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद बज़ाहिर कमजोर पड़ चुका है और ऑपोजिशन जमातें एक दूसरे की ऑपोजिशन से हुकूमत को खुलकर खेलने का मौका भी फराहम करती नजर आ रही हैं। क्या शहबाज शरीफ की रिहाई सियासी मंजरनामे पर कोई तब्दीली लेकर आएगी? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के चंद अहम सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान का सबसे पहला सवाल है कि क्या भारत में कोरोना की बदतरीन सूरत हाल, क्या भारत जल्द इस सूरत हाल पर काबू पा सकेगा? पाकिस्तान का दूसरा सवाल है, पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल, अवाम गैर संजीदा, आखिर इस मसले का हल क्या है? पाकिस्तान का आज का तीसरा सवाल है, तहरीके इंसाफ की सिल्वर जुबली, तब्दीली का नारा लगाने वाली जमात ने क्या तब्दीली के साथ इंसाफ किया? और आज पाकिस्तान का आखिरी सवाल है, शहबाज शरीफ रिहाई के बाद मुतहर्रिक हो गए, क्या शहबाज शरीफ पीडीएम में जान डाल पाएंगे? इन तमाम तर उमूर पर बात करेंगे। सबसे पहले भारत की सूरत हाल पर नजर डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारत से जर्नलिस्ट रविंदर सिंह रॉबिन। रविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त भारत में कोरोना केसेस की क्या सूरत हाल है? इस वक्त एक सुनामी आई हुई है, मैं ये कह सकता हूँ कोरोना केसेस की। दुनिया भर में जितने भी लोग एक दिन में जो डाटा आया था उसमें भारत के जो केसेस आ रहे हैं 3 लाख से कहीं ज़्यादा आ रहे हैं और जो डेथ केसेस हैं वो 3000 के करीब, 2800-2900 के करीब रोज की पिछले 1-2 दिन से आ रही हैं। और जो हॉस्पिटल्स पे बर्डन
एकदम से बढ़ गया है, पैनिक हुए हैं लोग। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त सिचुएशन अब कंट्रोल में गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हो रही है और इंतज़ाम किए जा रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक हेल्प के लिए आगे आए हैं। यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, यूएई, पाकिस्तान ने भी ऑफर की है और कईयों ने शुरू भी कर दी है जो मटेरियल्स देने हैं वैक्सीनेशन के लिए या ऑक्सीजन के लिए। तो फिलहाल भारत के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, सारे भारत में ऐसा सिचुएशन नहीं है। दिल्ली में, यूपी में वहाँ पे सिचुएशन कुछ ज़्यादा डिटेरियोरेट हो रही है, लेकिन बाकी के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कंट्रोल में है और कुछ जगह पे लॉकडाउन दोबारा से लगा दिए गए हैं। अच्छा रविंदर, आप जिन स्टेट्स की बात भी कर रहे हैं जहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पर हंगामी इक़दामात क्या किए जा रहे हैं अस्पतालों में उन केसेस से निपटने के लिए? बेसिकली अभी जो जिस बात को लेके पैनिक है वो ये है कि जो सहबे हैसियत लोग हैं वो डर के कारण भी अपने घरों में ऑक्सीजन वगैरह ये इकट्ठी कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं कि कल को उनको ज़रूरत पड़ जाए तो वो कहाँ से लाएंगे। तो ये एक पैनिक है। लेकिन जो हॉस्पिटल्स में जिस तरह की ऑक्सीजन जो चाहिए थी, गवर्नमेंट ने जितने स्टील प्लांट्स हैं या कमर्शियल में यूज़ होती है जो ऑक्सीजन, उसको रोक दिया है। उन प्लांट्स को उनको रिक्वेस्ट की है और हॉस्पिटल्स में जितनी ज़्यादा मुहैया करवाए जा सके ऑक्सीजन वो है। और इसके अलावा लोगों को बार बार नसीहतें दी जा रही हैं, उन्हें रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो SOPs हैं उनको माने। लेकिन ये है कि अब जिसके घर का कोई बीमार है या मुश्किल में है तो उसको लाने ले जाने के लिए भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि उतनी भीड़ या वैसा सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल्स फुल है। अच्छा रविंदर, ऑक्सीजन की सप्लाई के हवाले से आप बात कर रहे थे। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ इलाकों में दिखने में आ रहे थे। स्मूथ सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए क्या किया जा रहा है और आने वाले दिन हेल्थ सिस्टम के लिए कितने चैलेंजिंग हैं? साद हसन साहब, ये जो हेल्थ सेक्टर है ये अब हमारे दोनों तीनों ममालिक, खास तौर पे साउथ एशिया में, इस पे तवज्जो बनिस्बत बाकी डिपार्टमेंट से हमेशा कम रही है। अगर ये इस पे ज़्यादा ध्यान शुरू से ही दिया गया होता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। हमारे ममालिक में पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा है, हालांकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक के लोग यहाँ पे इलाज के लिए भी आते हैं, लेकिन ये अनप्रेसिडेंट इस वक्त सिचुएशन है। बिल्कुल ही मैं कहूँगा कि ऐसे जैसे कभी मैंने अपनी लाइफ टाइम में तो इतना ऐसा नहीं कुछ देखा है। एकदम से केसेस का आना, फिर हॉस्पिटल्स को भी शायद इतनी उम्मीद नहीं थी जिस तरीके से आए हैं। तो उस क्योस को संभालने के लिए जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स हैं या बेड्स हैं, इसका इलाज तो बेसिकली ज़्यादातर क्वारंटाइन करना ही है किसी भी इंसान को। तो उसके लिए रेलवे के कुछ बोगीज हैं, कुछ NGOs हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन को कन्वर्ट किया है, कुछ बेड्स लगा दिए हैं हॉस्पिटल्स में। जी रविंदर, ये भी बताइएगा कि आप खुद भी बात कर रहे हैं कि अचानक से केसेस में इजाफा देखा गया है, तो इसकी वजह क्या सामने आई है? क्या कलेक्टिवली लोगों ने SOPs पर अमल करना छोड़ दिया था? टेस्टिंग ज्यादा हुई, अचानक से केसेस कैसे बढ़ गए? देखिए, जो टेस्टिंग है वो तो रेगुलर चल रही है, उसमें कोई दोहराई नहीं। वैक्सीनेशंस भी शुरू हो गई हैं, हालांकि एक अवेयरनेस जनरेट करना ज़रूरी है वैक्सीनेशन के लिए। जो लोगों में मैंने एक ट्वीट भी किया था, वो हालांकि मैं उस शख्स को जानता नहीं हूँ, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत 4 लाइनें कही हैं, मैं आपको सुना देता हूँ। वो शायद दोनों ममालिक के लोग समझते हैं और शायद समझ भी जाएं। तो उसमें ये लिखा है, उसमें वो कह रहे हैं कि जिंदगी नयामत है, इसे संभाल कर रख, कब्रिस्तान सजाने की क्या जरूरत है, सबको मालूम है कि बाहर की हवा कातिल है, तो कातिल से आंख मिलाने की क्या जरूरत है। बिल्कुल सही रविंदर, ये पैगाम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और सबको ये समझने की जरूरत भी है। रविंदर हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी साहब ने। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फैसल ईदी साहब, एक मरतबा फिर से आपने इंसानियत की आवाज़ बुलंद की है, भारत को आपने मदद की पेशकश भी की है। इस पेशकश के जवाब में कोई रद्द अमल आया है वहाँ से?
फैसल ईदी साहब से राब्ता दोबारा करने की कोशिश करेंगे। रविंदर, ये पैगाम तो जो आपने बताया बज़रिया ट्वीट फैलाया भी जा रहा है, यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम है। इस पर अमल दरामद कितना आप देख रहे हैं और कितनी सख्ती देख रहे हैं ताकि लोगों में ये शऊर उजागर किया जाए कि एहतियात ही हल है अल्टीमेट इस बीमारी की? जी, ये शुरू में पिछले साल जब ये कोविड वाले केसेस आए थे तब तो शुरू किए इस तरह के किए गए थे। लोग कोविड को लेके कुछ डर था, लेकिन बाद में ये क्लेम कर दिया गया कि सर्टन टाइम में कर्फ्यू लगेगा, सर्टन टाइम में नहीं लगेगा। तो ऐसा लगने लगा कि कोविड जो है वो रात को ही निकलेगा, दिन में नहीं निकलेगा। तो लोग जो है वो एहतियात करना कम कर दिया था लोगों ने। रविंदर, इस पर आपसे हम बात करेंगे, गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे। फैसल ईदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन ईदी फाउंडेशन। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फैसल ईदी साहब, आपने जो एक मरतबा फिर से मिसाल कायम की है कि इंसानियत तमाम तर ताल्लुकात से बरतर है, भारत को आपने पेशकश की, मदद की, कोई जवाब आया वहां से आपको? नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आवाज। मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं आया है हिंदुस्तान की तरफ से, और हम इंतजार में हैं कि जैसे ही आता है फिर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर हम फौरन प्लान करके निकलते हैं। अच्छा फैसल ईदी साहब, हुकूमत की जानिब से तो ज़ाहिर है जवाब आपको आप बता रहे हैं जैसे नहीं आया। अवाम की सतह पर भारत में अवाम में क्या तासुरात पाए जा रहे हैं? क्या अवाम के लेवल पे आपसे राब्ते किए गए हैं किसी किस्म के? बिल्कुल, अवामी सतह पे हमें काफ़ी पजीराई मिली है। हमें दोनों तरफ, हिंदुस्तानी अवाम और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से जो सिचुएशन हिंदुस्तान में है उसमें बहुत ज़्यादा हमदर्दी मिली है, और उनकी सबकी तरफ से, दोनों तरफ की अवाम की तरफ से हमें जो है वो सराहा जा रहा है। अच्छा रविंदर, फैसल ईदी साहब की गुफ्तगू आप भी सुन रहे थे। पेंडेमिक में एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि बॉर्डर्स ने बेशक तकसीम पैदा की हो, लेकिन जब इस तरह की वबाएं आती हैं, इंसानियत पर जब कोई आफत आती है तो इंसानियत के नाते मुत्तहिद होते हैं। अब जैसे फैसल ईदी साहब ने पेशकश की, मदद की, पाकिस्तान से दीगर अवाम की जानिब से भी दुआएं और नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है भारत में पाकिस्तान की जानिब से इस सपोर्ट को? साद हसन साहब और हम न्यूज़, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे फैसल ईदी साहब की आवाज़ सीधी सुनाई। मैं उनका बहुत मुरीद हूं, और जब दानिशवरों का नाम लिया जाएगा दुनिया में तो ईदी फाउंडेशन का नाम उन पहले 10 नंबरों में, शुरुआती नंबरों में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बहुत अजीम काम कर रहे हैं वहाँ पे भी, और मैं बहुत बार दे चुका हूँ। ख़ास तौर पर जब मेरा इंटरेस्ट इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ में रहता है, जब फिशरमैन पकड़े जाते हैं या जेल से कुछ रिहा होते हैं तो ईदी फाउंडेशन हर बार आगे आता है। तो उसके लिए फैसल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया मैं अवाम की तरफ से कह सकता हूं कि वो मैं पर्सनली भी करना चाहता हूं। और उनकी जो ऑफर है वो एक इस तरह के दानश्वर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये हमेशा आगे आती हैं, और इसमें ईदी भी आई है और भी ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे। ये ठीक है कि भारत की तरफ से अभी इनको मुझे पता नहीं कि कब और कैसे इनको कांटेक्ट किया जाएगा, लेकिन इनका लेटर और इनकी जो ऑफर्स थी वो सबसे पहले मुझे सोशल मीडिया में देखने को मिली है। ये वेलकम स्टेप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है फैसल ईदी साहब, आपने तासुरात तो भारत से भी रविंदर सिंह साहब की जानिब से सुने हैं, भारतीय अवाम की तर्जुमानी करते हुए आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम का भी। क्या आप हिंदुस्तान की हुकूमत की जानिब से जवाब का इंतजार करेंगे, या आप मजीद भी किसी ऑफर को एक्सटेंड करने का, मजीद भी किसी मदद को एक्सटेंड करने का कोई इरादा है आपका? आप वापस बोलेंगे, मुझे आवाज कम आ रही है। फैसल ईदी साहब, आपसे सवाल मैं ये कर रहा हूँ कि क्या आप अपनी पेशकश पर हिंदुस्तान की हुकूमत के जवाब का इंतजार करेंगे, या फिर आप मजीद भी कुछ कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, मजीद भी किसी हेल्प का ऐलान कर रहे हैं आप? कोई प्लान है आपका? देखिए, ये क्रॉस द बॉर्डर है और 2 मुल्क इसमें इन्वॉल्व हैं, तो दोनों मुल्कों की रजामंदी के साथ ही काम हो सकता है। ये पाकिस्तान के किसी इलाके का तो हिस्सा नहीं है कि अगर बलूचिस्तान में अगर जल्जला आया था आज से 4 साल पहले, तो हम वहाँ पहुँच गए थे, हमने काम किया, वहाँ पे कोई बॉर्डर का इशू नहीं था। यहाँ पे बॉर्डर का इशू है, तो हमें दोनों की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिल के काम करना होगा। ठीक है रविंदर सिंह साहब, फैसल ईदी साहब की गुफ्तगू भी आप मुलाहिजा कर रहे हैं। अब ये भी आप बताइएगा कि कौन से ऐसे मेजर एरियाज, अभी आपने इनका जिक्र किया है, जहां पर केसेस की तादाद ज़्यादा सामने आ रही है, और वहां पर आप जिस तरह से कह रहे थे कि अभी कंट्रोल हो रहे हैं, केसेस कंट्रोल हो रहे हैं, या फिर हेल्थ सिस्टम को बेहतर करके सहूलियात ज़्यादा फराहम की जा रही हैं?
जैसे यूपी में केसेस एकदम से ज़्यादा आए थे, उत्तर प्रदेश में वो कम आने शुरू हुए हैं, कम हो गए हैं, महाराष्ट्र में कम आए हैं, लेकिन दिल्ली में केसेस बढ़े हैं। दिल्ली में हॉस्पिटल्स में कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, जो क्लेम किए जा रहे हैं कि किसी तरह, और इसके अलावा बहुत सारी एनजीओज एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सोशल मीडिया इसमें हेल्प कर रहा है। ये बड़ा एक आजमाइश का इस वक्त समय है और मुझे लगता है कि उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी दुनिया का एक ग्लोबल ये इशू बना है और ग्लोबली ही इसको। तो रविंदर सिंह साहब, वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसी है? वैक्सीनेशन की सूरत हाल क्या है भारत में? वैक्सीनेशन जितनी पॉपुलेशन है उस लिहाज से तो जरूर कम है, इसमें कोई रुकी छुपी वाली बात नहीं है। लेकिन यस, लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। अब 1 तारीख से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए शुरू हो जाएगी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि जैसे ये यंग बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जब खुलेगी, मुझे लगता है कि उसमें इनरोल कुछ लोग ज़्यादा होंगे। वैसे भी भारत की जो पॉपुलेशन में यंग बच्चों की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो मुझे लगता है उसमें इनरोलमेंट भी ज़्यादा होगी। ठीक है फैसल ईदी साहब, अब इस वबा का दौर है और इस वबा के दौर में इंसान ही ज़ाहिर इंसान के काम आ रहा है, इंसान का दुख भी समझ रहा है। तो आपने जो कदम उठाया है हिंदुस्तान की हुकूमत को पेशकश करके, ज़ाहिर भारतीय अवाम की जानिब से तो उसको कदर की निगाह से देखा जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम ने कितनी बड़ी तादाद में आपका साथ दे रहे हैं, मजीद आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार हैं? क्या रिस्पॉन्स सामने आया है? आपने मुझसे पूछा ये सवाल? जी फैसल ईदी साहब, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आपने जो कदम बढ़ाया है, पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छी पजीराई मिली है। पाकिस्तान में मैंने जब बयान दिया तो वी स्टैंड विद इंडिया के नाम से हैशटैग जो है वो बहुत बुलंद किया और सबसे ज्यादा जो है वो उस पे जो है वो मैसेजेस जाने लगे इसकी। और अवाम की मैंने आपको बताया कि पजीराई है हमें अवाम की तरफ से, क्योंकि पैंडेमिक ऐसा जो ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये समाजी इशू है। और कल आज वो लोग तकलीफ में हैं, कल हम लोग भी तकलीफ में आ सकते हैं इससे। तो इसलिए जो है वो एक दूसरे की मदद से ही हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। ठीक है, यकीनन वबा के इस दौर में एक दूसरे की मदद से ही इस मुश्किल से निकला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर सिंह रॉबिन साहब हमारे साथ मौजूद थे और भारत में खासतौर पर केसेस की सूरत हाल क्या थी इस पर हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है उसके जो आदाद शुमार हैं वो एक परेशान कुन मुस्तकबिल का एक हमें इशारा दे रहे हैं। पंजाब में सूरत हाल क्या है बात करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पंजाब में कोरोना की तशवीशनाक शरह के पेश नज़र अस्पतालों में क्या हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं? हाँ, देखें केसेस जो बढ़ रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है और हम मज़ीद अपने हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स की भी एक्सपेंशन कर रहे हैं और मज़ीद वेंटिलेटर्स जो हैं और भी लगा रहे हैं। आपको पता है कि तादाद मरीज़ों की बढ़ने की वजह से कैपेसिटी हमारे हॉस्पिटल्स की काफ़ी हद तक स्ट्रेच हुई हुई है, ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर। और लाहौर में अगर मैं देखा जाए तो इस वक्त कोई तकरीबन 87% हमारे वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड हैं। हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स भी कोई तकरीबन 70% से ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं और जो लो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो हमारे पास अच्छे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत बड़ा प्रेशर अब डाल रही है आपका जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए जिस तरह वज़ीर आला साहब ने फरमाया है, हमने मज़ीद बेड्स की एक्सपेंशन का भी काम शुरू कर दिया है और वेंटिलेटर्स का भी बंदोबस्त कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कल के दिन में कोई तकरीबन 25 वेंटिलेटर्स और उम्मीद है कि लाहौर के अंदर हम लगा देंगे। और इसके अलावा जो बेड्स की एक्सपेंशन है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं उनको भी आज ऑलरेडी ऑर्डर्स दे दिए हैं कि उनको अपने अपने भी बेड्स इंप्रूव करें। और इसके अलावा तहसील हेडक्वार्टर के लेवल पे भी बेड्स जो हैं उनकी तादाद हम बढ़ा रहे हैं ताकि ज़रूरत के मौके पे हर जगह हमारे पास ऑक्सीजनेटेड बेड्स जो हैं वो अवेलेबल हों। जहाँ तक ताल्लुक़ है अपना बाईपैप और नेज़ल कैनुलास, उनकी तादाद भी बढ़ाई गई है। हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के अंदर भी मज़ीद ये जो बाईपैप्स वगैरह हैं ये बढ़ाए गए हैं। और इसके अलावा जो तीसरी बात है वो कि ऑक्सीजन सप्लाई हम इंश्योर करें, वो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव इंश्योर्ड दी ऑक्सीजन सप्लाई
बल्कि बहुत सारे अस्पतालों के अंदर इंश्योर किया है कि कम से कम आपके पास 36 घंटे की सप्लाई बैकअप के लिए भी हो, ताकि ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम ना हो। ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन सप्लाई का आप जिक्र कर रही हैं, खबर तो ये भी है कि लाहौर के 7 बड़े अस्पतालों में जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो 16 से 24 घंटे तक की है। अब इस सप्लाई को बिला ताअत्तुल मजीद यकीनी बनाने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? यही बताया ना आपको कि उनकी कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए अब एक्स्ट्रा सिलेंडर्स, सब चीज़ों का बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि हमारे पास बैकअप के लिए हो। एंड वी आर ट्राइंग के जी मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स को कहा है कि आप अपनी जो बैकअप है उसको कोशिश ये करें कि बजाय 16 घंटे के मोर देन 24 आवर्स, बल्कि कुछ अस्पतालों में ये भी कहा है कि आप कम से कम 36 घंटे की सप्लाई। तो बैकअप सप्लाई के लिए भी वो जो एक्स्ट्रा सिलेंडर्स हैं उनको भरवा वगैरह रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि खुदा न खास्ता इस तरह की कोई कमी जो है वो सामने। अभी आपको पता है कि पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन सारे अस्पतालों की कैपेसिटी ऑक्सीजन की हमने बढ़ाई है। बड़े टैंक्स जो हैं सारे हॉस्पिटल्स के अंदर सेंट्रल ऑक्सीजन के लिए नए टैंक्स लगाए गए हैं, सिर्फ इसी मकसद के लिए कि हमारे पास स्टोरेज स्पेस हो ऑक्सीजन के लिए। तो ये इकदाम तो पहले भी उठाए हैं, लेकिन मजीद इनको इम्प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा सिलेंडर्स सारे हॉस्पिटल। औसतन इस वक्त जो 5000 केसेस या फिर 10% शरह दिखने में आ रही है, अब इस पर ऑक्सीजन सप्लाई तकरीबन 90% सर्फ हो रही है। अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल यही रहती है या केसेस और आते हैं तो हेल्थ सिस्टम पर कितना बोझ पड़ने का खदशा है? देखिए, बोझ तो बढ़ सकता है, वो तो उसके बारे में कोई शक शुबा नहीं। तभी कल के दिन आपको पता है कि मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया था कि हमने हर किस्म की इलेक्टिव सर्जरी जो है, यानी जो सर्जरी इंतजार कर सकती है, वो सारी बंद कर दी है अगले 2 हफ्तों के लिए। क्योंकि जब सर्जरी होती है तो उसमें भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। तो सिर्फ इमरजेंसी सर्जरीज जो हैं उनकी परमिशन हमने कहा कि वो आप कंटिन्यू करें। बाकी जो इलेक्टिव सर्जरी वो सब जगह सारे अस्पतालों के अंदर इसीलिए रोक दी गई है कि वहाँ से भी हम अपनी ऑक्सीजन की सेविंग करें और जहाँ हमें कोविड के लिए इस्तेमाल करनी है वहीं इस्तेमाल करें। बाकी इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन, उनके तहत मुसलसल हमारी गुफ्तगू चल रही है और उनसे पर्टिकुलरली, क्योंकि आपको बताया है कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं 90% जो है वो हॉस्पिटल्स को ही सप्लाई की जाती थी। अब हमने उनसे ये कहा है कि आपने कुछ और हमारे लिए रिज़र्व में रखना है, इंडस्ट्री को देने की जगह आप कम से कम हमारे लिए ज़रा तादाद जो है वो अलहदा रखिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता अस्पतालों में ज़रूरत पड़े तो हम मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है जो अहम बात आज आपके प्रोग्राम में करनी चाहिए वो ये है कि हमें तादाद मरीज़ों की कम करनी है और उसके लिए जो इकदाम लेने हैं वो सबसे ज़रूरी। तो हमारे आपने अपनी गुफ्तगू में वेंटिलेटर्स लाहौर में मजीद मंगवाने का जिक्र किया। अब जब पहली लहर का सामना हमने किया था तो वेंटिलेटर्स पाकिस्तान ने बनाना शुरू कर दिए थे। इस वक्त लाहौर के अलावा दीगर शहरों में वेंटिलेटर्स की फराहमी की क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं? बाकी शहरों में भी इसी तरह के हालात हैं, मतलब कंपैरेटिवली हमारे से बेहतर हैं, लाहौर से बेहतर है। इस वक्त फैसलाबाद के अंदर तादाद मरीज़ों की काफ़ी बढ़ गई है और लेकिन मेरी जो अभी वाइस चांसलर साहब से बात हुई है उसके मुताबिक अभी तक उनकी कैपेसिटी हॉस्पिटल्स की है। अगर मज़ीद वेंटिलेटर्स की उनको ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह उनको मज़ीद वेंटिलेटर्स भी भिजवा दी जाएंगे। अभी पिछले दिनों NDMA ने जब हमें 100 वेंटिलेटर्स भेजे तो 20 वेंटिलेटर्स हमने ऑलरेडी फैसलाबाद को दे दिए थे, इसी नज़रिए से कि अगर वहाँ खुदा न खास्ता मरीज़ों की तादाद बढ़नी शुरू हो जाए तो उनके पास वेंटिलेटर्स हों। वेंटिलेटर्स के बारे में ऑलरेडी NDMA से बात फिर चल रही है कि अगर मज़ीद हमें वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे आपको मैंने बताया कि पिछले 2 हफ्तों के दौरानिया में हमने तकरीबन 250 वेंटिलेटर्स जो हैं वो बढ़ाए हैं ऑल ओवर पंजाब, जिसके अंदर हमने कोशिश की है कि अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर्स जो हैं मौजूद हों। तो लेकिन तादाद जब बढ़ती चली जाएगी तो एक हद तक ही आप वेंटिलेटर्स भी बढ़ा सकते हैं। देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग, क्योंकि हर चीज़ की सिर्फ वेंटिलेटर ही नहीं होता, आपको वेंटिलेटर को मैनेज करने के लिए आपके पास डॉक्टर साहब SOPs पर अमल दरामद एक बड़ा चैलेंज है। अब ईद भी ज़ाहिर आ रही है, लेकिन ईद से पहले अभी भी देखा जाए तो लाहौर की मार्केट्स में इस वक्त SOPs फॉलो नहीं हो रहे। क्या आखिरी अशरे में मुकम्मल लॉकडाउन की कोई तजवीज़ है आपकी जानिब से? PMA ने भी यही कहा है अब लॉकडाउन के लिए। जी, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बात आपके सामने कही और उन्होंने कहा था कि अगर इसी तरह 2-3 दिन हम देखेंगे और लोग जो हैं इसी तरह ना प्रैक्टिस करते रहे तो हमें शायद ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी और लॉकडाउन करना पड़ेगा।
मकसद है लोगों को समझना चाहिए कि किस मुश्किल से हम मईशत चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मरीज़ों की तादाद भी ना बढ़े। तो अगर छोटे छोटे इकदाम से ये रुक सकता है काम, तो कम से कम इस तरफ ध्यान दे, वरना फिर वही वाली बात है कि लॉकडाउन तो करना पड़ेगा। अगर हालात मज़ीद ख़राब हुए तो वील हैव टू डू अ लॉकडाउन, क्योंकि और फिर कोई तरीका नहीं होगा कि ये वबा जो है इसकी। डॉक्टर साहब, 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। अब पंजाब में इस वक्त कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है आपके डेटा के मुताबिक, और क्या इतनी डोजेज हैं जो एज ब्रैकेट के इन तमाम अफराद को वैक्सीन लग सकेंगी? देखिए इंशाल्लाह अभी तक इस वक्त पंजाब वैक्सीन के लगाने के में सबसे ज़्यादा आगे है, यानी तकरीबन 9,62,000 लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। हमारे पास सप्लाई जो है अभी NCOC ने हमें 5 लाख वैक्सीन, यानी 2.5 तो पहुंच चुकी है और 2.5 और आ रही है। 5 लाख डोजेज़ हमारे पास वैक्सीन की इंशाल्लाह कल तक मुकम्मल हो जाएंगी। इसी तरीके से 28 तारीख को उम्मीद है कि 5 लाख और, तो 10 लाख वैक्सीन हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह अगले महीने के अंदर अंदर, क्योंकि तकरीबन अगर एवरेज हम 35,000, अभी कोई तकरीबन 28,000 किसी दिन हम 34,000 पे भी चले जाते हैं, लेकिन हमने ये हदफ उठाया कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 35,000 पर डे के हिसाब से वैक्सीन जो है वो पंजाब में लगाना शुरू कर दें। पंजाब की बहुत बड़ी आबादी है और जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है, ख़ास तौर पे 50 साल से ऊपर की, वो लगभग मैं यही सोची थी कि अगर उसमें से कोई हम 1.25 करोड़ बंदों को भी अगर वैक्सीन लगा दें अगले 2-3 माह के अंदर, तो हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट इंशाल्लाह। वैक्सीन के सिलसिले के अंदर हमने 2-3 इक़दाम उठाए हैं। जो लोग हमारे पास आ नहीं सकते वहाँ सेंटर्स पे, उनके लिए मोबाइल सर्विस हमने शुरू कर दी है, और मेरे इत्तला के मुताबिक जो मोबाइल सर्विस है उसमें कोई तकरीबन अब तक हम कोई 1700-1800 लोगों को घर जाके वैक्सीन भी लगा चुके हैं। फिर अब हम इंशाल्लाह अगले 2 दिन के अंदर बस सर्विस भी शुरू करें, स्पेशल बस सर्विस, क्योंकि उन लोगों को जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं हैं या अपनी कोई सवारी नहीं है, उनके लिए आना मुश्किल है सेंटर के अंदर, तो बाकायदा रूट्स के ऊपर हम बसेस चला के और लोगों को लेके आएँ सेंटर के अंदर, ताकि वो अपने आप को वैक्सीन लगवा सकें। तो इंशाल्लाह इस वैक्सीन के जो कैंपेन है उसको हम मज़ीद बढ़ा रहे हैं और कोशिश करने लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की सहूलत मिले। सारे जितने हमारे मेडिकल डॉक्टर साहब, विफाक ने तो दिसंबर तक 50 से 60 मिलियन अफराद को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा हुआ है। हुकूमत पंजाब का कितने अफराद को वैक्सीन लगाने का टारगेट है इसमें से दिसंबर तक? लेकिन पाकिस्तान की आधी आबादी तो पंजाब में रहती है, तो जितना नंबर वो बोलेंगे वो आधा हम ही करेंगे। और अभी हुकूमत पंजाब ने भी अपनी वैक्सीन जो है उसकी प्रोक्योरमेंट पे हमने काम शुरू कर दिया है। 1.5 अरब रुपया पहले मखसूस कर दिया गया था कि पहली जो हमारी खेप है उसके लिए हम अपना अलहदा मंगाएं। उस पर इस वक्त नेगोशिएशंस चल रही हैं कंपनियों के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मोबाइल वैक्सीन का जिक्र कर रही हैं, एक तो ये बता दें कि पंजाब के किन शहरों में ये सहूलत है और इसके लिए रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं, और ये भी बता दीजिएगा कि वैक्सीन के बाद मजीद कितनी सख्त एहतियात की ज़रूरत है? एक पहले तो ये बात, जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर के अंदर हमारी 3 एम्बुलेंसेस चल रही हैं, रावलपिंडी के अंदर, मुल्तान और फैसलाबाद के अंदर, ये बड़े जो 4 शहर हैं, इन चारों शहर के अंदर इस वक्त हमारी मोबाइल सर्विस मौजूद है। और ये मोबाइल सर्विस लेने के लिए आपने 1033 ये हेल्प लाइन है जिस पे आप टेलीफोन करें, और जो आपके घर में ऐसा बंदा जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और उनके लिए हमारे सेंटर पे आना मुश्किल है किसी माजूरी की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से, तो आप फ़ोन करके उनका नंबर रजिस्टर कराएं। हमारी सर्विस आके आपको घर पे आके ये वैक्सीन लगा देंगे। दूसरा अहम चीज़ है कि वॉक इन इसीलिए शुरू किया है इनकरेज करने के लिए लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि नंबर्स कई दफ़ा डिले हो जाते हैं आने पे, जो कोड नंबर्स वगैरह हैं, तो क्योंकि हम मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे हैं वैक्सीनेशन का सिलसिला,
तो उसकी वजह से लोगों को वॉक इन भी शुरू कर दिया। जहां तक ठीक है, लोगों के लिए वॉक इन वैक्सीन की भी सहूलत फराहम कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, हमारे साथ आप मौजूद थी। नाज़रीन, एक और इशू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिल्वर जुबली मना रही है, अपनी सियासी जिदोजहद के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। तब्दीली का जो ख्वाब देखा गया था, क्या ये वही तब्दीली है या मजीद इंतजार करना होगा? हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, 25 साल स्ट्रगल और फिर इक्तदार, आप ज़ाहिर है एक तवील साथ रहा है, क्या इसी तब्दीली का ख्वाब देखा था खान साहब ने? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको रमज़ान भी मुबारक हो, क्योंकि पहली बार रमज़ान में आपसे मुलाकात हो रही है। देखिए, जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद डाली थी इमरान खान साहब ने, उससे पहले वो कभी भी सियासत में नहीं आना चाहते थे। लेकिन वो क्यों सियासत में आए? वो इसलिए आए कि यहाँ पे एक 2 पार्टी सिस्टम था, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग। और ये क्या करते थे कि इक़्तिदार में आके ये अपने पैसे बनाते थे, बैरून मुल्क जदादे करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और असल में करप्शन करते थे। तो नंबर 1 चीज तो ये समझ में आ जानी चाहिए कि पीटीआई क्यों इमरान खान को सियासत में आना पड़ा। इमरान खान साहब को तो अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया हुआ था, दौलत थी, शोहरत थी, इज्जत थी, मकाम था, और लेकिन वो आए सिर्फ करप्शन के खात्मे के लिए पॉलिटिक्स में, ताकि गरीब के हालात बेहतर हों। फैक्ट आई की रिपोर्ट है कि गरीब मुल्कों से $1 ट्रिलियन सालाना जाते हैं अमीर मुल्कों में। ये क्यों होता है? क्योंकि इन जैसे नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी जैसे हुक्मरान आकर अपने जेबें भरते हैं और लोगों को गरीब करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, गैर कानूनी तौर पे पैसा बैरून मुल्क ट्रांसफर करते हैं और वहां पे अपनी जदादे बनाते हैं। ये चीज देखकर इमरान खान साहब पॉलिटिक्स में आए कि करप्शन का खात्मा करें, जो डायरेक्टली लिंक्ड है, जिसकी वजह से गुर्बत होती है। तो अब जब वो पॉलिटिक्स में आए, 97 की इलेक्शन उन्होंने लड़ी, कोई सीट नहीं मिली। जब अगली इलेक्शन आया 2002 का, सिर्फ 1 सीट उन्होंने जीती मियां वाली से अपनी, बाकी सारी सीटें वो हार गए। कोई और होता वो पॉलिटिक्स छोड़ देता, लेकिन इमरान खान की ये डिटर्मिनेशन थी। और जो उन्होंने तकरीर में भी कहा, असगर खान, नूर खान, अब्दुल कदीर खान, ये सब किया, लेकिन ये भी पीछे हट के देखा। लेकिन इमरान खान डटे रहे, क्योंकि उनकी एक ट्रेनिंग ऐसी थी, वो क्रिकेट के मैदानों की ऐसी ट्रेनिंग थी कि हार उनको हरा नहीं सकती थी। वो कहते हैं कि जज्बा नहीं हारना है, हौसला नहीं हारना है, लगे रहना है। और फिर 2008 का इलेक्शन आया तो प्रिंसिपल ग्राउंड्स पर उन्होंने उसकी बाइकआउट की थी, जो कि हो सकता है गलत फैसला उस वक्त, लेकिन बहरहाल उन्होंने उस इलेक्शन का बाइकआउट किया था एक प्रिंसिपल ग्राउंड्स पे कि अदलिया की बहाली जब तक नहीं होती ये इलेक्शन ठीक इलेक्शन नहीं है। अच्छा, फिर हम आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया 2013 का इलेक्शन। अब 2013 का जो इलेक्शन था ना, उससे पहले एक चीज हो गई थी पाकिस्तान की सियासत में, और वो हुई थी मीनार पाकिस्तान लाहौर 30 अक्टूबर को जो जलसा हुआ था, उसने पाकिस्तान की सियासत को बदल के रख दिया। वो जो जलसा था वहां पे हम मौजूद थे, और वो जलसा था जिसमें पहली बार एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे फैमिलीज बाहर निकली, हर तबके के लोग वहां पर थे। आपने अगर फुटेज आप देखें उस जलसे की, वहां पे सबको ये मैसेज गया कि इमरान खान साहब को अब आगे कोई रोक नहीं सकता, कोई ओपोनेंट इनका पॉलिटिकल ओपोनेंट। उसकी वजह से जब 2013 में इलेक्शन हुआ तो हमने एक सूबे में हमारी गवर्नमेंट बनी, खैबर पख्तूनख्वा में, और बाकी भी आपके सामने था जो हमने धरना दिया था। इलेक्शन रिगिंग हुई थी, हमने कहा था 4 हल्के खोल दें। ये मैं सफर आपको बता रहा हूं ताकि लोगों को समझ आ जाए कॉन्टेक्स्ट के अंदर। 2014 का जो धरना था, वो उसकी वजह से हमारा जो पैगाम है वो गांव देहातों तक चला गया, पेनिट्रेट कर गई, पार्टी गांव देहातों तक पहुंच गई। और हमें ये कभी बिल्कुल इस चीज की उम्मीद थी, और अल्लाह का करम फिर रहा कि अगला जो इलेक्शन था 2018, उसमें हमने जीतना था। फैसल जावेद साहब, जब 2018 का इलेक्शन जीता, 2018 के इलेक्शन जीतने के बाद फिर हमने 2.5 साल में देखा कि काबीना में मुतादिद तब्दीलियां की गई, मुख्तलिफ वजीरों को 6-6 माह की दोबारा टाइम दिया गया, टास्क दिए गए। फिर खान साहब ने खुद तस्लीम किया कि हमारी ट्रेनिंग शुरू में नहीं थी, लेकिन अब हम आगे काम बेहतर चलाएंगे। तो जब ये बयानात और ये तस्लीम किया गया, तो फिर खान साहब ये कैसे कह सकते हैं कि 2.5 साल सफर पर फख्र है और वो कामयाबी थी पीटीआई की? 2.5 साल में वो कुछ हुआ है जो पाकिस्तान के पिछले 30-35 साल की तारीख में नहीं हुआ।
अमेरिका नंबर 1 चीज, अमेरिका भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं दे सका जो इमरान खान साहब ने करके दिखा दिया है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा अभी उनके पास हेल्थ कवरेज है। कोई भी शहरी हो किसी भी हॉस्पिटल से इलाज करवाए, खर्चा 10 लाख रुपए फी खानदान हुकूमत देती है। आज इस साल के आखिर में पंजाब में, इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, यहां पे भी हेल्थ कवरेज होगी और फिर हम बाकी सूबों में भी लेके जाएंगे। और साथ ही में 50 साल में कोई डैम नहीं बना, 2 बड़े डैम्स पर काम शुरू हो गया हुआ है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी जिस तरह से ऊपर जा रही है, 1990 के बाद टेक्सटाइल हमारी पूरी तरह से बहाल हुई है। फैसल जावेद साहब, ये तो अचीवमेंट्स खान साहब ने गुज़िश्ता रोज अपने खिताब में भी कौम को बताई थी। जो 25 साल सफर था, स्ट्रगल थी तब्दीली के लिए, उसमें कई साथी ऐसे थे जो शुरू से थे लेकिन वो दरमियान में साथ छोड़ते गए, कई दोस्त बाद में बने। तो क्या इक्तदार के लिए खान साहब ने अपने पुराने साथियों को छोड़ दिया या फिर हकीकत कुछ और है? नहीं, वो तो जो साथी बीच में चले गए वो तो गिव अप कर गए थे ना बीच में। वो तो हंसते थे कि इमरान खान साहब कामयाब नहीं होंगे, तो उन्होंने गिव अप कर दिया। कुछ डटे रहे, उन्हें यकीन था कि इमरान खान साहब कामयाब होंगे और ये अब कप्तान का ज्यादा यकीन था क्योंकि इमरान खान अपनी टीम को हमें कहते रहे हैं कि देखना एक दिन हम जीतेंगे। और जो उस रास्ते में जो गिव अप कर गए वो चले गए, जो डटे रहे। और आप आज भी हम अपनी मंजिल को तो नहीं पहुंचे हैं ना। मंजिल क्या है? आवे का आवा बिगड़ा हुआ था। 30 साल जो माजी के हुक्मरान थे, जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है। फैसल जावेद साहब, जो कायदे-आज़म पिछले सालों का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और खान साहब भी कहते हैं कि जो गलतियां हुई हैं उनको भुगतना है और उनको ठीक करने के लिए एहतसाब सख्त होना चाहिए, एहतसाब का नारा था। तो कौन से ऐसे केसेस हैं जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में बने और मंतकी अंजाम तक पहुंचे? क्योंकि खान साहब तो कहते हैं कि ये सारे केसेस उन्होंने खुद एक दूसरे पर बनाए थे पिछली हुकूमतों में। जाहिर है इनकी जो पहले अदवार रहे हैं उसमें जो करप्शन के केसेस थे वो बने। और मैं आपको ये बताऊं कि जब आप इमरान खान साहब बात करते हैं ना कि रूल ऑफ लॉ की, रूल ऑफ लॉ जिन मुल्कों में नहीं होता ना, चाहे जितने भी वसाइल हो, और पाकिस्तान एक मिसाल है उसकी। पाकिस्तान के पास तो वसाइल है, कुदरती वसाइल है, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, लेकिन रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से जिधर आज हम हैं वहां पे हैं। जो वो मुल्क जहां पर वसाइल भी नहीं है लेकिन रूल ऑफ लॉ है, वो दुनिया में आगे निकल गए हैं। ये बहुत एक फंडामेंटल शिफ्ट आ रहा है पाकिस्तान में कि कानून की बालादस्ती हो। अब ये बटन दबाने से चेंज नहीं आता। अच्छा, एक फैसल जावेद साहब, आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तब्दीली जो मकबूलियत है अवाम में, वो उतनी है जितनी मीनार पाकिस्तान के उस जलसे का जिक्र आप भी करते हैं, खान साहब ने भी किया? क्या उतने ही लोग अभी भी निकलेंगे अगर कल आप मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसा करना चाहें तो? ये तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये पीटीआई की मकबूलियत नहीं है, ये इमरान खान की मकबूलियत है। कप्तान बड़ा मैटर करता है जी। ये सारे हमारे जो कैंडिडेट्स जीत के आए हैं इमरान खान की टिकट पे जीत के आए हैं। इमरान खान साहब अगर कल जलसा करते हैं ना लाहौर में मीनार पाकिस्तान, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पहले से भी ज्यादा लोग आएंगे। जहांगीर तरीन साहब की मेहनत नहीं थी इसमें बिल्कुल भी? देखिए, एक कप्तान होता है और फिर उसकी टीम होती है। जहांगीर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, बाकी हमारे जो पुराने लोग हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी, सैफुल्लाह नियाजी, इमरान, इसमें पूरी एक टीम होती है जो कि मेहनत करती है। तो वो टीम होती है, लेकिन कप्तान का तगड़ा होना जरूरी होता है ना। और एक हमारी खुशकिस्मती है कि इमरान खान साहब जैसा ईमानदार वो लीडर जिन्होंने ना अपनी मिलें लगानी है, ना अपनी इंडस्ट्री लगानी है, ना कोई कारोबार करना है, ना एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स बनाने हैं, जो करना है उन्होंने इस मुल्क के लिए करना है। ये हीरा लीडर मिला है पाकिस्तान को। अगर हम आखिर में उनका साथ, जी दिल से आप ये बताइएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने के बाद तब्दीली के साथ इंसाफ किया है? तब्दीली एक प्रोसेस का नाम है। हमारी डायरेक्शन ठीक है, हमारी सिमत ठीक है। टाइम तो लग रहा था। आप ये देखिए, 30 साल आवे का हवा बिगड़ा हुआ था, टाइम तो लगना था, लेकिन हम जिधर लेकर के जा रहे हैं बिल्कुल ठीक डायरेक्शन है। आप अपने खर्चे बचा रहे हैं। आप अब ये वो प्राइम मिनिस्टर
जो अपने घर में रहते हैं। ठीक है फैसल जावेद साहब, कथा कलामी माफ, वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और तब्दीली के सारे सफर पर अपनी राय से भी हमें आगाह कर रहे थे। ऑपोजिशन का मामला है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, बज़ाहिर ये इत्तेहाद कमजोर नजर आ रहा है। क्या वाकई ये इत्तेहाद कमजोर है? शहबाज शरीफ साहब की रिहाई कितनी तब्दीली डालेगी? इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब वक्त देने के लिए। जावेद साहब, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हम चाहते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे और पीडीएम की क़यादत की जानिब से भी अब सख्त बयानियां या सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। क्या बयानियां अपोजिशन का नरम पड़ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, अपोजिशन का बयानिया उसी जगह में मौजूद है। असल बयानिया क्या था और अपोजिशन सारी क्यों इकट्ठी हुई थी और पीडीएम का प्लेटफॉर्म पर क्या मसाइल थे जिनको हम हल करने के लिए आए थे? वो ये था कि हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चीनी, आटे और दवाइयों की और पेट्रोल की कीमतों में जो अरबों रुपए की करप्शन है जो खुद हुकूमत तस्लीम करती है। और पैसे कौन लेके चले गए और वो कौन लोग थे जिनके पास जेबों में पैसा चला गया जो गरीबों का पैसा था और वो ढाके डालें, इसकी इंक्वायरी चलाते थे। हम चाहते थे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस के बड़े जावेद अब्बासी साहब, जिन मुश्किलात का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो अभी भी हैं। महंगाई अभी भी ज्यादा है, लोगों को चीनी मिल नहीं रही, महंगी मिल रही है, ये सब तो हकीकत वही है। पीडीएम वहां पर नहीं है, पीपल्स पार्टी एनपी निकल गए हैं। इसी पे अगर मैं इसी पे आ रहा था, मैंने सिर्फ इसी पे मैं आ रहा था तो मैंने कहा कि वो सारे मसाइल जो कि तू हैं उनको हल करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ये जरूर हुआ है कि पीडीएम के कैसे मौके पर कुछ जमातों के दरमियान मिसट्रस्ट आ गया है, हमारी ओपिनियन में इख्तलाफ आ गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एनपी ने एक अपनी पोजीशन जरा डिफरेंट ले लिया है। जब हमारा ख्याल था कि हम सबको रिजाइन करके जो है वो जाना चाहिए लॉन्ग मार्च में, उन्होंने एक अपनी पोजीशन ले ली। उस पोजीशन की वजह से जरूर दूरियां हुई हैं और हमारी ये एक जो मूवमेंट थी उसमें जरा एक आपको एक जोल सा नजर आया, ये नजर आया कि इसमें तो जावेद अब्बासी साहब, ठीक है, इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी और एएनपी को तो साथ नहीं ले चले, लेकिन अब जो पीडीएम में जमाते रह गई हैं, क्या इस्तीफे अब आप दे देंगे? क्योंकि अब तो इख्तिलाफ करने वाला कोई नहीं है इस्तीफों से। ये मामला पीडीएम की लीडरशिप ने फैसला करना है, डिस्कस करना है कि क्या अगर एएनपी और पीपल्स पार्टी हमारे साथ नहीं होते तो क्या हमारे इस्तीफे देने से कोई बड़ा मटीरियल फर्क पड़ेगा? ये देने चाहिए। ये पीडीएम की जमातों के ऊपर जरूर डिस्कशन होगा। जावेद अब्बासी साहब, लेकिन जो पीडीएम में मौजूद जमातें उन पर ये सवाल हो रहे हैं कि पहले आर या पार की सियासत थी, इस्तीफे भी इसलिए देने थे ताकि ये हुकूमत ना चल सके, लेकिन अब यक यू टर्न ले लिया है कि आप चाहते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे। इस चेंज की वजह क्या है? नहीं, चेंज की वजह कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं कि हुकूमत का हम क्या मसला देखें, हम हमारा मकसद क्या था? हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के जो लोग इस वक्त मुश्किलात में, उनकी मुश्किलात को हल किया जाए। इस हुकूमत की मौजूदगी में अगर इनको टाइम मिला, अगर इनको टाइम ना मिलता और पहले साल या दूसरे साल ये चले जाते तो ये सबसे ज्यादा इमरान खान साहब और उनकी जमात के लोग कहते कि पोजीशन ने हमें हटवा दिया है, हमें टाइम नहीं मिला। अगर हमारे पास टाइम मिलता तो हमारे पास बहुत ज्यादा मसाइल। जावेद अब्बासी साहब, अवाम की मुश्किलात की वजह तो हुकूमत को करार दिया गया था अपोजिशन की जानिब से, लेकिन अब जो अपोजिशन के बयानिए में ये तब्दीली है, ये शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के बाद दिखने में आ रही है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब पीडीएम की सियासत को मुफाहमत की लाइन पर लेकर जा रहे हैं? नहीं, शहबाज शरीफ साहब हमारी पार्टी के सदर हैं, वो बड़े मुहस्सिल इस मुल्क के सियासतदान हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा पंजाब में और पाकिस्तान में बहुत बड़ा डिलीवर किया है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासी अफक में उनके अलावा कोई और शख्सियत नज़र नहीं आती जो इस मुल्क को क्राइसिस से निकाल सकती है। वो अपना रोल ज़रूर प्ले करेंगे, पार्लियामान के अंदर भी और बाहर भी, और बाकी जमातों से भी बात करेंगे। मुझे यकीन है कि वो पाकिस्तान पीपल पार्टी और एनपी को भी समझाएंगे कि हम अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर ज्यादा मकबूल लीडरशिप में मरियम नवाज साहिबा हैं या फिर शहबाज शरीफ साहब हैं? देखिए, हमारे यहाँ ये मकबूलियत की कोई बात नहीं होती, सारे लोग पार्टी के लिए काम करते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस पार्टी के सदर हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारे सबसे बड़े मकबूल रहनुमा है, लेकिन आपको जानते हैं कि फैसले की वजह से उनको सदारत से हटाया गया। उसके बाद ये जिम्मेदारी मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं पार्टी के सदर। बाकी सारे लोग इस पार्टी की मकबूलियत के लिए, इस पार्टी की इज्जत के लिए जावेद अब्बासी साहब, अगर अवाम की मुश्किलात वहीं पर हैं और आपके मुताबिक अवाम की मुश्किलात की वजह हुकूमत भी वहीं पर है, उस हुकूमत को आपने चलने भी देना है, तो फिर अवाम की मुश्किलात के हल के लिए आप अपोजिशन क्या करेंगे? पीडीएम क्या अपोजिशन करेंगे? नहीं, हम हर रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे। मैं बिल्कुल आपसे बात से एग्री करता हूँ कि मसाइल न सिर्फ उसी जगह पे, बल्कि मसाइल में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। और अभी अल्लाह ताला खैर करे जो कोरोना के मसाइल हैं, जो इस वक्त जिस तरह इंडिया में हुआ। जावेद अब्बासी साहब, ईद के बाद पीडीएम क्या करेगी? क्या लाएमल होगा? इस्तीफे पहले देंगे, लॉन्ग मार्च होगा या धरना होगा?
ये फैसला जरा रमजान में आप भी रोजे रखें, इबादत करें, लोगों के लिए दुआ करें, हम भी कर रहे हैं। पीडीएम की लीडरशिप इंशाल्लाह जल्द ये फैसला करेगी अपनी मीटिंग के दौरान, और रमजान के बाद ये खुशखबरी आपको सुनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान के सवाल से मुझे इजाजत दीजिए, कल पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ आपकी खिदमत में हासिल होंगे। ऐलान के बाद।